लाहौर इस शहर की पहचान इतनी कदीम है कि बर्रे सगीर में गुजरने वाले तकरीबन हर अदवार के हुक्मरानों का ये मंजूर नजर रहा। मैं जहां मौजूद हूं ये यकीनन तारीख दानों और अवाम की नजरों से ओझल है। इस खूबसूरत आखिरी आरामगाह पर जो है हजरत सैयद ख्वाजा हामद महमूद अल मारूफ हजरत ईशा की नाम है शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल। सरू वाला ये मकबरा मुगलिया तर्ज तमीर का एक अजूबा, अछूता और मुनफरिद शाहकार है। तो अल्लाह जाने कुरान पाक का नुस्खा और उसके साथ हीरे जवाहरात वाली तलवार मौजूद है या नहीं, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो है ही नहीं। मुगल दौर की एक तारीखी इमारत मकबरा दाई अंगा पहुंच चुका हूं। मकबरा दाई अंगा जो है इसकी मुकम्मल रेनोवेशन ये कितने के सालों में हो सकती है और इस पे कितनी लागत आएगी? कम से कम 5 साल चाहिए और कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए सर इसका। लाहौर जिसे रोशनियों और बागों का शहर कहा जाता है, इस शहर की पहचान इतनी कदीम है कि बर्रे सगीर में गुजरने वाले तकरीबन हर अदवार के हुक्मरानों का ये मंजूर नजर रहा। अगर मैं आपको मुगल दौर में लिए चलूं तो ये शहर उनकी आमाजगाह बना रहा और इसकी तामीर व तरक्की और तज़ीन व आराइश में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिसकी बेशुमार निशानियाँ आज भी लाहौर में मौजूद हैं मगर आपकी नज़रों से ओझल हैं। इनमें से चंद एक की अहमियत आज मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ में। हजरत ईशा के दरबार से मुल्का हाता में उनके बहुत से चाहने वाली अहम शख्सियात भी मदफन है, जिनमें अगर एक नाम मैं ना लूँ तो वो मुनासिब नहीं होगा। वो नाम है शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फर्जंद डॉक्टर जावेद इकबाल, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी रहे। डॉक्टर जावेद इकबाल की कब्र पे जो शेर लिखे हैं उनमें ये कहा गया है कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबीन रोशन है इस जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमाने गयूर, मौत क्या शय है, फकत आलमे मानी का सफर है। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और सिर्फ 12 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्स कर लिया। उसके बाद आप जामिया अलूमे इस्लामिया तशरीफ ले गए, जहाँ आपने अलूमे मुतअद्दिद ओला में आला तालीम हासिल की और आप हजरत ख्वाजा मोहम्मद इसहाक के नक्शबंदी सिलसिला में बैत हुए। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये यकीनन तारीख दानों और अवाम की नज़रों से ओझल है। मैं मौजूद हूँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मुल्का बेगमपुरा में इस खूबसूरत आखिरी आरामगाह पर जो है हजरत सैयद ख्वाजा हामद महमूद अल मारूफ हजरत ईशा की जो नक्शबंदिया सिलसिला के जलीलुल कदर कुतुबुल इरशाद साहिबे अहलो करम
बुजुर्ग थे। आपकी जो पहचान है वो 1563 में उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में आप पैदा हुए और आपके जो पहचान है वो हज़रत ईशा है। ये फ़ारसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके माने हैं अजीम, अज़मत वाला। आपकी अज़मत और शान इतनी बुलंद है कि आपका लक़ब हज़रत ईशा ही आपके असल नाम पर हावी हो गया और आप हज़रत ईशा के नाम से ही जाने पहचाने लगे। सूफियाना ज़ौक़ की वजह से आप अक्सर सैरो सियाहत पर रहते। 30 बरस की उम्र में आप वक्श से होते हुए फिर समरकंद, कंधार पहुँचे और वहाँ से फिर आप काबल चले गए। 2 बरस तक आपने काबल में क़याम किया, मदरसा और खानगाह कायम की और फिर काबल से आप कश्मीर चले गए और कश्मीर के बाद फिर आगरा चले गए। और कहा जाता है कि जब शाहजहां का दौर शुरू हुआ तो शाहजहां के कहने पर आप लाहौर तशरीफ़ लाए और फिर लाहौर में ऐसा रच बच गए कि 9 बरस तक लाहौर में ही क़याम किया और इसी दौरान आप रखलत फरमा गए। और यहाँ पर जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त हाकिम लाहौर वज़ीर ख़ान हुआ करते थे और वज़ीर ख़ान आपके पास अक्सर हाज़िर हुआ करते थे क्योंकि वज़ीर ख़ान आपके मरीदों में शामिल थी। ये इतनी खूबसूरत ये इसकी तामीर की गई है कि यहाँ तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि 7 फुट चौड़ी दीवारें इसकी हैं और इसका जो मुगलिया तर्ज तामीर है उसकी ये खूबसूरत अक्कासी है। ऐसी प्यारी खताती की गई है कि मैं देख रहा हूँ कि आज भी ये असल जो अपनी तामीराती और खताती की जो खूबसूरती है अब भी मौजूद है, लेकिन अभी इसको मज़ीद बेहतर बनाने, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त शदीद गर्मी में दरबार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ठंडक का आलम है, कहा जाता है कि जो जो बाहर गर्मी होती है मिज़ार के अंदर, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा यहाँ ठंडक होती है। और आप ये देखें यहाँ पर जो गुंबद है वो 2, एक गुंबद मरकज़ी जो हमें नज़र आ रहा है, एक इसके ऊपर बलाई हिस्से में अलग से गुंबद है। और यहाँ पर आप देखें जो हज़रत सैयद ख्वाजा हावन महमूद का जो अलमशहूर हज़रत ईशा के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, आपके साथ हज़रत मीर जान की कब्र भी मौजूद है और हज़रत मीर जान के छोटे भाई हज़रत सैयद महमूद की भी ये आखिरी आरामगाह है। अब मैं आ गया हूँ सरू वाला मकबरा में। ये लाहौर के कदीमी इलाका बेगमपुरा में मकबरा दाई अंगा के गुलाबी बाग के करीब वाक़या है जो 1740 में तामीर किया गया। ये मकबरा उस वक्त के शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला के गवर्नर नवाब ज़िक्रिया खान की हमशीरा शरफुन्निसा बेगम का है। आप देख सकते हैं कि ये मकबरा मुगलिया तर्ज तामीर का एक अजूबा, अछूता और मुनफरिद शाहकार है। शरफुन्निसा बेगम ने अपनी ज़िंदगी में ये मकबरा खुद तामीर करवाया और वो हर रोज़ नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी और एक हीरे जवाहरात तलाई जो तलवार होती थी वो हमेशा उनके साथ होती थी। शरफुन्निसा बेगम ने ये वसीयत की कि जब वो रहलत फरमा जाएं तो उनको
इसी जगह पर उनकी तदफीन की जाए और उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो तलवार और कुरान पाक का नुस्खा था वो भी उनके साथ ही महफूज कर लिया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकबरे का जो दरवाज़ा है, दाखिली दरवाज़ा, वो तकरीबन 39 फुट ऊंचा रखा गया है। कोई सीढ़ी वहाँ तक जाने के लिए मौजूद नहीं है। अब अल्लाह जाने कुरान पाक का नुस्खा, तलाई जेवरात और उसके साथ हीरे जवाहरात वाली तलवार मौजूद है या नहीं, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता तो है ही नहीं। इन तारीखी इमारतों पर जो नक्शो निगार हुए हैं, जो आप कह सकते हैं कि मीनाकारी की गई है, फ्रेस्को का काम यहाँ किस खूबसूरती से किया गया है वो दीदनी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तारीखी इमारतों की हस्ता हाली क्या सूरत हाल है। हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये बहुत प्यारा माजी के साथ उसको मिलाने के लिए बहुत अच्छा तामीराती काम हुआ, लेकिन टूट फूट का शिकार हो गया है। इसीलिए इसकी तज़ीन और रैश का काम शुरू हो चुका है। और अब मैं एक और अजीम मुगल दौर की एक तारीखी इमारत मकबरा दाई अंगा पहुंच चुका हूं। आपको मालूम है कि दाई अंगा कौन थी? उनका असली नाम ज़ेबुन निसा था और वो मुगल बादशाह शाहजहां की दाई थी। मुगल बादशाह शाहजहां को अपनी दाई ज़ेबुन निसा से बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। यही वजह है कि जब ज़ेबुन निसा की रखलत हुई, वफात पा गई, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने उनके साथ मोहब्बत और अकीदत में ये इतना प्यारा खूबसूरत मकबरा तामीर कराया। 1655 में इसकी तामीर शुरू हुई और तकरीबन 16 बरस की मुकम्मल मेहनत और जुस्तजू के बाद ये 1671 में मुकम्मल हुआ। वसीओ रीज रकबा जो गुलाबी बाग के नाम पर था, अब अगर मैं ये कहूँ कि गुलाबी बाग ज़बरदस्त किस्म की और बेपना बेहंगम किस्म की तजावज़ात में गिर चुका है, इसमें रत्ती बार भी झूठ नहीं होगा। और मकबरा दाई अंगा जो है, ज़ेबुन निसा का मकबरा, वो अब बहुत महदूद हो गया है। ताहम इस वक्त इसकी तज़ीन व आराइश का काम किया जा रहा है। ताहम PHA इंतज़ामिया ने खूबसूरती फूल पत्तों के हवाले से तो अपना काम मुकम्मल कर लिया। ताहम महकमा आसारे कदीमा बताया गया है कि महकमा आसारे कदीमा आइंदा 2-3 बरस के मंसूबे में इस मकबरे को उसकी असल शक्ल और हैत में वापस लाने का मंसूबा बना चुका है। मकबरा दाई अंगा की तज़ीनो आराइश में मसरूफ़ यहाँ के जो अहलकार हैं, हुनरमंद हैं, अब हम आपको उनसे बात करते हैं। मोहम्मद गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलजार साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये बताइए, आप इस मकबरे की तज़ीनो आराइश कब से कर रहे हैं और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये हमें कुछ 6 महीने हुए शुरू किए हुए इसको, लेकिन ये काम तो सालों का है सर। ये बादशाहों के काम है, सालों में मुकम्मल होने। ये इसमें गालबकारी है, अपना फ्रेस्को पेंटिंग है, प्लास्टर है। पहले किसी ने सीमेंट का कर दिया, सीमेंट उतार के अब कंकर लाइम का प्लास्टर दोबारा किया जा रहा है। इसमें काशीकारी है, मुकन्नसें हैं, ये चीज़ें सब हमने दोबारा रेनोवेट करनी है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया आ गया कि हमारे पास कारीगरों की कमी आ गई बहुत ज़्यादा। इसी तरह और बड़े तरीही इमारतें हैं
इनको आम मिस्त्री इनकी मरम्मत नहीं कर सकता? नहीं कर सकता सर, उसके बस का काम ही नहीं, ना उसे ये मटेरियल बनाना आता है, ना उन्हें इन चीज़ों के नाम आते हैं, ना उन्हें इन चीज़ों का हुनर है। चले हम ये बात करते हैं, मकबरा दाई अंगा जो है जी जी इसकी मुकम्मल रेनोवेशन जी जी ये कितने के सालों में हो सकती है और इस पे कितनी लागत आएगी? कम से कम 5 साल चाहिए और कम से कम कोई 50 करोड़ रुपए चाहिए सर इसका। जी सर, जी सर, 50 करोड़ रुपए चाहिए। रुपया? हाँ जी, आज के दौर में सर। सर जी ये जो एरिया है, जी सर। जो इमारत है, जी सर। ये टोटल कितने 5 मरले पे है? ये तकरीबन 5 नहीं को 7-8 मरले लगा लें, 7 मरले, 10 मरले लगा लें आप। 10 मरले, 10 मरले की हिस्टोरिकल बिल्डिंग की तजीन और रैश करके उसको प्रिजर्व करना, असल हालत में असल हालत में। वापस लाना, कितने पैसे 50 बताएं? करोड़ रुपए सर। 50 करोड़ रुपया। मेरे पास 50 करोड़ हो तो मैं घर भी ले लूं, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले लूं और ज़रूरी ज़मीन भी ले लूं, छोटी मोटी फैक्ट्री भी लगा लूं। आप सिर्फ मकबरा दाई अंगा जो 10 मरले से कम जगह पर उसकी इमारत है, जी सर, इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं? इतनी बड़ी रकम नहीं मांग रहा सर, इसके काम ऐसे हैं, इसकी फ्रेस्को पेंटिंग है, अच्छा। लाइनिंग है, उसमें टाइम लगता है, ये इतनी जल्दी काम होने वाले नहीं है, ये 5 साल भी चाहिए और इसके लिए कम से कम 100 मिस्त्री चाहिए। चलें जी, ये बात तय हो गई है। कहते हैं कि ये जो पुरानी तारीखी इमारतों की तज़ीन और रहाइश है, ये कोई आसान काम नहीं, ना इसे आम जो कारीगर हैं वो कर सकते हैं। इसके लिए मखसूस कारीगर होते हैं और मखसूस ठेकेदार होते हैं जो इन इमारतों की तज़ीन और रहाइश कर सकते हैं, लेकिन बहुत भारी रकम की वजह। पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहजादा दारा शिकोह की अहलिया नादरा बेगम के मकबरे पर। दारा शिकोह कौन है, हम आपको बताते हैं। ये मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का सगा भाई है। तारीख बताती है कि ये वो 2 भाई हैं जो इक़्तिदार के हसूल के लिए आपस में इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। 2 सगे भाइयों में इक़्तिदार के लिए जंग हुई, फौजें आमने सामने आई, तलवारें निकल आई। क्या हुआ कि 1658 की बात है कि शहजादा दारा शिकोह ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया, तो बड़े भाई औरंगजेब आलमगीर ने खुद को शहंशाह हिंद करार देकर फौजों का रुख दिल्ली की तरफ कर दिया। क्या होता है कि दारा शिकोह और औरंगजेब आलमगीर की फौजें आपस में टकराती हैं, बड़ी खौफनाक जंग होती है। इस जंग के नतीजे में छोटे भाई को शिकस्त देकर खुद तख्ते दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मैदाने जंग में बड़े भाई से शिकस्त खाने के बाद शहजादा दारुल शिकोह अपनी जोजा नादरा बेगम को लेकर ईरान की तरफ जाना चाह रहा था। अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा और मुख्तलिफ सरदार मिले। किसी सरदार ने शहजादा दारुल शिकोह को ना हिम्मत दी, ना तावन किया, ना उसको मोहब्बत दी। वो अभी आगे चल ही रहे थे तो शहजादा दारुल शिकोह को अपने दोनों जवान साल बेटे सलमान शिकोह और सुपर शिकोह के मौत की खबर मिलती है और वो गम से नडाल हो जाता है। नादरा बेगम का ये मकबरा लाहौर में हजरत मियां मीर के मज़ार से चंद ही कदमों के फासले पर मौजूद है। कहते हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन को अपनी औलाद का गम ना दिखाए,
नादरा बेगम को जब ये मालूम हुआ कि उसके दोनों जवान साल बेटे वफात पा चुके हैं तो वो सदमे से ऐसी नढाल हुई कि बीमार हो गई। इसी बीमारी में मौत को उसने गले लगा लिया। कहा जाता है कि बाद के औकात में जब सिख अदवार शुरू हुआ तो नादरा बेगम के जो मकबरे पर लगे कीमती पत्थर और इस किस्म की दीगर कीमती धात वहाँ से उतार ली गई। ताहम अब आसार कदीमा ने इस मकबरे की तज़ीन व आराइश तो की है, लेकिन इसकी अभी भी देखभाल और इसको मुकम्मल इसकी असल हकीकत में असल रूप में बहाल करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा का ये मकबरा है। ज़ेबुन्निसा ऐसी अजीम बेटी थी कि उसने सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। आप आलमा, फाजला और फारसी ज़ुबान की बेहतरीन शायरा भी थी। बादशाह सलामत औरंगजेब आलमगीर ने इतनी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, लंगर खोल दिए गए और उसके बाद आम तातील का ऐलान भी कर दिया और बेटी से इतना खुश हुए कि उसे 30,000 सोने के सिक्के इनाम दे दिए। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी को कुरान पाक हिफ्ज़ कराने वाली मुअल्लिमा को भी एजाज़ात से क्या नवाजा। तारीख में लिखा गया है कि 30,000 सोने के सिक्के अपनी बेटी की उस्ताद जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया उसको इनाम में दे दिए। देखो पाकिस्तान देखो। ज़ेबुन्निसा 21 बरस की हुई तो इक़्तिदार शाहजहां से आपके वालिद मोहतरम औरंगजेब आलमगीर के पास मुंतकिल हुआ। बाप ने अपनी ज़हीन बेटी की काबिलियत और उसकी जहानत से इतने मुतासिर थे कि उन्हें सियासी अमूर में शामिल करना शुरू कर दिया। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर अक्सर अपनी बेटी को पूरे एजाज़ और वक़ार के साथ दरबार में बुलाते थे और शहजादों को हुक्म देते कि बेटी को वहाँ से लेकर दरबार में खुद आए। बादशाह सलामत अपनी बेटी से अक्सर सियासी अमूर पर मशावरत करते। हर मामले में बाप की सियानी बेटी जो अच्छे अच्छे मशवरे देती थी, खुद भी बहुत ही रहम दिल और यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखने वाली थी। कोई उनके पास आकर ये कहे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर हाज़िरी की ख्वाहिशमंद है तो ज़ेबुन्निसा उसकी ऐसी माली मदद करती कि उसके ख्वाबों की ताबीर हो जाती। 65 साल की उम्र में शादी किए बगैर अपने हाल के हकीकी से जा मिली और इसे लाहौर के मुल्तान रोड जो मोर समनाबाद के करीब है, यहाँ पर एक खूबसूरत मकबरा बनाकर इनकी सुपुर्दे हाक कर दिया गया। उसी शायान शान अंदाज में तज़ीनो आराइश भी की गई है।
आज मैंने आपको तारीख में गुमनाम ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात का तारुफ कराया, उनके कारनामे बताए। यकीनन आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें आपको और हुकूमत को सबको चाहिए कि तारीख के इन बड़े बड़े नामों को कभी गुमनाम ना होने दें और इनके कारनामों से नई नस्ल को आगाह करते रहें, ताकि वो इन शख्सियात के बारे में अपने इल्म में इजाफा कर सके। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।